આભાર ઋષિના સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. અને આજ ફાર્મા કંપનીઓ પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે एंजल ब्रोकिंग ना रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट सरबजीत कौर नागरा. स्वागत है सरबजीत आपका सीएनबीसी बाजार में. सबसे पहले तो ये 5 दिग्गज कंपनी जो है फार्मा सेक्टर की, उसके ऊपर यूएस एफडीए की तरफ से जिस तरह से हमने अलर्ट आता देखा है या नोटिस आती हुई दिखी है, उसके बाद हम देखें तो कंटिन्यूस ये फॉल इस कंपनी में आगे बढ़ता हुआ दिखा है. क्या रहेगा आपका फर्स्ट रिएक्शन ये फार्मा कंपनीज की स्थिति सुधरने के ऊपर? देखिए, यूएस एफडीए एक्शन जो है कोई नई बात नहीं फार्मा कंपनीज के लिए, लेकिन ये आपने सही कहा कि अभी लगातार काफी कंपनियों के नाम उसमें आ गए हैं। जहां तक आउटलुक की बात है, यूएस एफडीए का एक्शन ऐसा है जो कंपनी पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी उसमें से निकल के आती है, क्योंकि हमारे पास एक केस रैनबैक्सी जैसा भी है जिसने काफी साल अभी तक जो ऑलमोस्ट 5 साल से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, जबकि अब तक यूएस एफडीए का इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो हमारा मानना है कि कंपनीज जो हैं, जबकि ऐसी कंपनीज भी हैं लुपिन कैडिला, इनको पहले भी यूएसएफडी एक्शंस हो चुके हैं और वो निकल आई हैं जल्दी। तो हमारा मानना है जो मोस्टली कंपनीज हैं वो यूएसएफडी एक्शन से जल्दी निकल ही आती हैं, लगभग 2 से 3 साल का टाइम तो लगता ही है। सेविंग ग्रेस इन कंपनीज के लिए ये है कि फिलहाल इनकी ज्यादा सेल्स उन प्लान से है नहीं जहां से इनकी जो है यूएसएफडीए का एक्शन हुआ है। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली न्यूज नेगेटिव रही है, इसके चलते स्टॉक्स भी करेक्ट हो चुके हैं। और एक हमारे हिसाब से जो ये इवेंट्स होते हैं, ये एक ऐसी कंपनी जो लार्ज कैप्स ब्लू चिप हैं, जो पहले भी इन चीजों से उभर के आ चुकी है, उनके लिए निवेशकों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन स्टॉक्स में घुसने के लिए। तो हमारे ख्याल से तो फिलहाल बहुत सारी कंपनीज जो है लार्ज कैप में अभी न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी हो गया या फिर सन फार्मा हो गया, लेकिन हमें लगता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक सही समय इन स्टॉक्स में घुसने के लिए। इब्का भी हो गया, तो इट्स बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टर्स के लिए इन स्टॉक्स में घुसने के लिए। तो हमारा तो व्यू इन स्टॉक्स पे फिलहाल डॉक्टर रेड्डी, इब्का और सन फार्मा पे, जिनमें यूएसएफडी एक्शन चल रहा है, हमारा यहाँ पे बाई का व्यू है। ओके, यहाँ पे एक और फैक्टर देखें तो डॉक्टर रेड्डीज लैब की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जिस तरह से हमने देखा कि 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखा, उसके बाद हम देखें तो 11 साल में जो गिरावट नहीं आई है, ऐसी गिरावट डॉक्टर रेड्डीज लैब में आती हुई दिखी। वजह यहाँ पे एक ये भी देख सकते हैं क्या कि जो कंपनीज यूएस के मार्केट में अपना जो परचम जमाने जा रही है, जिसका अच्छा खासा नाम होते जा रहा है और जेनरिक ड्रग्स में जो एक अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल करते हुए आगे बढ़ रही है, उसके ऊपर ये यूएस एफडीए की तरफ से ज्यादातर हम देखते हैं कि नोटिस आते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे रीजंस जेन्युइन हैं, और ऐसा नहीं कि भारतीय कंपनीज पे ये एक्शंस होते हैं, बाकी कंपनीज पे भी एक्शंस होते हैं। तो ये कहना कि क्योंकि यूएस की इकोनॉमी खुद भी काफी बेनिफिट करती है जेनरिक ड्रग्स से। अगर आप देखें भी किसी भी कोई भी उनका इलेक्शन हो, जेनरिक ड्रग्स को बढ़ावा देना एक गवर्नमेंट का एक मेन होता है, बिकॉज वहां की जो सिटीजन्स है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने हाई प्राइस ड्रग्स, और गवर्नमेंट भी उनके लिए फंड नहीं कर सकती, उनकी बैलेंस शीट इतना फंड नहीं कर सकती है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट वाली सिचुएशन है जेनरिक इंडस्ट्री। तो हमें लगता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में जो है कंपनीज या फिर जो है विक्टिमाइज की जाएंगी, क्योंकि एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला सिचुएशन, तो वो बहुत रेयर केस होगा कि आपको ऐसी स्थिति दिखेगी जहां पे जेनरिक ड्रग्स का शेयर बढ़ता जाए और फिर गवर्नमेंट के हित में भी हो, सिटीजन्स के हित में भी हो, और फिर भी कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो हमें वो एंगल तो कभी जस्टिफाइड लगा नहीं है। ये एक नॉर्मल यूएस एफडीए जो है वो काफी स्ट्रिंजेंट अथॉरिटी है, दुनिया में मानी जाती है, और वो दूसरी कंपनीज के लिए भी ऐसे एक्शंस लेती हैं, दूसरी कंट्रीज के भी। अगर हम पिछले साल से अगर देखें तो सन फार्मा यूएस एफडीए की तरफ से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आता हुआ दिखा है। उनकी सब्सिडरी सन फार्मा एडवांस रिसर्च भी यहाँ पे अफेक्ट आती हुई दिखी है। ये जो रिजोल्वेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो ज़्यादातर हम देखें तो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का रहता है। क्या ये ऑब्जर्वेशन और नोटिस के बाद इतना लंबा वक्त लगना वाजिब है?
देखिए, जैसे मैंने कहा वो काफी स्ट्रिंजेंट है, और एक बार एक्शन ले लिया तो वो फिर काफी मेक श्योर करते हैं कि वो कंपनी जो है वो फुली कंप्लायंट हो। तो डेफिनेटली, और कंपनीज जो है जैसे डॉक्टर रेड्डी के केस में उनके ऑडिट्स वीक पाए गए, तो ऑडिट कराना फिर से पूरी मैन्युफैक्चर प्लांट का हर लेवल पे, तो उस समय काफी समय भी जाता है। और एक तरह से इंडिया में जहां तक हमारा हमें समझ में आता है, यूएस एफडीए जो लीगल समझने वाले बहुत कम प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनीज में अवेलेबल हों, जो उनको हेल्प कर सके ताकि स्थिति ना बने। तो मैन पावर यूएस एफडीए की खुद की काफी कम है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो है प्ले आउट करते हैं कि इसमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज इसमें टाइम लगने की कोई इतनी ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल शुड बी गुड इनफ, बट वो मैन पावर शॉर्टेज और की वजह से जो है ये चीजें जो है थोड़ी स्लो मूव होती हैं। यहाँ पे उसके सामने अगर हम वोकाट का किस्सा देखें, 2013 से हम देख रहे हैं कि वोकाट के ऊपर जो एक अलर्ट लगाया गया था, खास करके उनकी जो वालुज की फैसिलिटी है वहाँ के ऊपर, वो अभी तक रिवोक होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर हम देखें यूएस एफडीए की तरफ से यहाँ पे कुछ कोई कदम आगे बढ़ते हुए नहीं दिखे, लेकिन अगर हम देखें तो यूके में उनको जो रिवोक, यूके की तरफ से भी जो उनको अलर्ट दिया गया था, वहां पे एक रिवोक आता हुआ दिखा था। तो ये चीजें जो है वो आप कैसे देख रहे हैं कि ये पूरी जो प्रोसेस है यूएस एफडीए की प्लांट को ठीक तरह से देखने की, और जो उनके पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स क्या यहाँ की कंपनीज फुलफिल करने में नाकाम रहती है? पहले एक बार परमिशन मिल जाती है, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में रखना क्या प्रॉब्लमेटिक रहता है? देखिए, परमिशन मिल वोकार्ड, जहां तक आपने पूछा, वोकार्ड मैं ट्रैक नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यूएस एफडीए के लॉज जो हैं वो बाकी कंट्रीज के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। वो अगर ऑडिट होता है तो वो एक भी चीज जो है उसमें वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, चाहे वो छोटी सी भी चीज हो। और जैसे आपने कहा कि कंपनीज मेंटेन क्यों नहीं करती हैं, वो एक कंपनी स्पेसिफिक लेवल इशू है, और वो एक तरह से नेगेटिव है कंपनीज को, जो एक बार कंप्लायंस के बाद अगर मेंटेन करना चाहिए। बट प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर 3-4-5 साल बाद जो है हर प्लांट जो है री ऑडिट के लिए जाता है। तो एक बार अप्रूव होने के बाद वो प्लांट हमेशा लाइफ लॉन्ग अप्रूवल नहीं मिलता है, उन्हें उन्हें केवल थोड़े सालों का अप्रूवल मिलता है, और हर 3-5 साल के बाद एक ऑडिट आता है यूएस एफडीए से। तो उसमें अगर उनको प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो पहले उनको एक वार्निंग लेटर दिया जाता है, वो अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो तो एक इम्पोर्ट अलर्ट आ जाता है, ताकि वहां के सिटीजन्स को जो है बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस कंपनीज की वजह से नुकसान ना झेलना पड़े। तो एक प्रोसीजर है जो हर कंपनीज को करना पड़ता है। हाँ, कंपनीज अगर ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो, थोड़ा और ध्यान रखें, तो ये ऐसी चीजें जो है वो वॉइड ऑफ की जा सकती हैं। हम्म। तो सरबजीत, आपके हिसाब से अभी जिस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिला है, ल्यूपिन देखे, सिप्ला देखे, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, वोकार्ट, इन सब में से अगर कहीं पे पसंदगी करनी हो तो कहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे आप बोलेंगे कि अभी एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी जगह है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सन फार्मा में काफी अच्छा खासा एक लार्ज कैप कंपनी है, उसमें काफी अच्छा डाउनफॉल आया। अगर आप देखें तो कंपनी ने इस हालात में भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इंपॉर्टेंस दिया। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो कंपनी के मार्जिन्स, जबकि उसकी डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ग्रोथ जो है काफी कम थी इस क्वार्टर में, जो कि काफी स्टडी रह चुकी है, वो ना होते हुए भी इस कंपनी ने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। तो ऐसी कंपनीज जो हर सिचुएशन में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करना जानती हैं और अपने प्रॉब्लम्स जल्दी रेक्टिफाई करती हैं, उन कंपनीज में निवेश जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आराम से कर सकते हैं। उसमें एक सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी भी आप देख सकते हैं, इप्का लैब्स भी है। इप्का लैब्स को थोड़ा टाइम लग रहा है इंस्पाइट ऑफ उन्होंने जो एक्शंस लिए, बट हमें लगता है कि स्टॉक भी काफी हद तक रिएक्ट कर चुका है न्यूज फ्लो पे। तो हमें लगता है इप्का लैब्स, जिनमें डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा, इन तीनों में न्यूज फ्लो जो है नेगेटिव है, और इनमें अच्छी निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बन सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी चर्चा करने के लिए। ना साथ